स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे हमारी जो इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, जो लक्ष्मीकांत की जो भारत की राजव्यवस्था की जो पुस्तक है, ठीक है, तो उसके लेसन हम डिस्कस कर रहे थे। और मित्रों, पिछला लेसन और जो पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चंस के बारे में था, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो जो हमारी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, इन जो 4 टॉपिक से संबंधित मैंने आपके समक्ष एक बेसिक से लेवल लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपके समक्ष रखे। आशा करता हूं कि आपने सभी उन क्वेश्चंस का सही उत्तर दिया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, देखो हम पहुंच चुके हैं 30वें लेसन में, ठीक है, और वो है गवर्नर के बारे में, यानी जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, उनके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करना, ठीक है, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मित्रों, 11वीं क्लास की NCERT अपनी चल ही रही है, ठीक है, तो उन सभी लेक्चर्स को भी आप जरूर सुनते रहिए। तो देखिए, राज्यपाल की हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, डिटेल से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे केंद्र के लिए। कह रहा है कि जिस प्रकार से, और इसे संसदीय व्यवस्था भी हम कहते हैं मित्रों। जब मैंने आपको बताया संसदीय व्यवस्था के टॉपिक के बारे में, ठीक है, संसदीय व्यवस्था जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी जो जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, तो यही इसका मतलब मैंने आपको बताया संसदीय व्यवस्था के टॉपिक में। तो वही बात यहाँ पे करें कि जिस प्रकार से हमारे केंद्र में सरकार होती है उसी प्रकार से हम राज्यों में भी सरकार की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। और संविधान के 6ठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है, लेकिन ये व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होती, इसे विशेष दर्जा प्राप्त है और राज्य का स्वयं का अपना संविधान है मित्रों। लेकिन ये जो प्रावधान है कि ये जो जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान लागू नहीं होगा, इसे विशेष दर्जा प्राप्त है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, अब इसको जो हमने जो उसका स्पेशल जो हमने स्टेटस दे रखा था जम्मू एंड कश्मीर को, वो हमने उसको रिवोक कर दिया, नहीं उसको हमने समाप्त कर दिया है, ठीक है। अनुच्छेद 370 हो या और 35 है, इन तीनों दोनों को हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो वही बात करें कि जो 6ठा हमारा भाग है संविधान का, ठीक है, 5वें भाग में हम संघ की सरकार की चर्चा करते हैं और 6ठे भाग में हम राज्य की सरकार की। तो कह रहा है कि 6ठे भाग में हम राज्य की सरकार की चर्चा करते हैं। और देखो आगे क्या कहता है कि संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता। यानी मित्रों, जब मैंने आपको जो हमारा राष्ट्रपति का जब मैंने आपको लेसन कंप्लीट करवाया, तब मैंने आपको बताया था वहाँ क्लियरली स्पष्ट रूप से मैंने वहाँ बताया आपको कि संघ की कार्यपालिका में हम किस किस को शामिल करते हैं, ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं राज्य की कार्यपालिका में, यानी मैंने उस समय बताया था आपको संघ की कार्यपालिका में, अगर आपको याद हो तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और मंत्रिमंडल और जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, ये 5 मैंने आपको बताया था कि ये 5 को हम संघ की कार्यपालिका में शामिल करते हैं, ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका में क्या, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो हम चर्चा करते हैं, यानी उनको हम शामिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता जैसे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और मित्रों देखो आगे क्या कहता है, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। क्या मित्रों, ये क्या कह रहा है कि जिस प्रकार जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्र के, यानी जो राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, तो वो यानी संवैधानिक मुखिया बोल दो या राष्ट्र के प्रमुख बोलते या फिर राज्य का प्रमुख हम बोल दो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति। और हमारे जो हमने बात की थी कि जो हमारे राजनीतिक प्रमुख है राष्ट्र के वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वही ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि राज्य का जो प्रमुख है ना मित्रों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि राज्य शब्द का हम जब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मित्रों अब राज्य शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं जो हमारे वर्तमान में स्टेट हैं जितने भी, उस संदर्भ में हम कर रहे हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में हम जब राज्य का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है हम वहाँ पे संघ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो हमारा यूनियन है, जो हमारा संघ है, पूरा जो भारत है, उसकी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राज्यपाल है ना, वो राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, यानी उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही तो करते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसकी डिटेल से चर्चा भी करने वाले हैं। देखो आगे क्या कहता है, कह रहा है सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हम नियुक्त कर सकते हैं। मित्रों क्या कह रहा है, और मित्रों ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना 7वां, ये एक जगह और भी आएगा, लेकिन यहाँ पे कहाँ आ रहा है, यहाँ कह रहा है कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं हम एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बना सकते हैं, ठीक है। और मित्रों
अब देखो हम क्या चर्चा करने वाले हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो डिटेल से हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि राज्यपाल न तो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। यानी मित्रों आपने भी अगर मान लीजिए आप में से कोई 18 वर्ष से अधिक उम्र का है तो आपने भी कभी चुनाव किया, यानी चुनाव में अगर आपने भाग लिया है तो कभी आपने वोट दिया, क्या आपने राज्यपाल के लिए वोट दिया? नहीं दिया, ठीक है। ना ही आपने राष्ट्रपति के लिए वोट दिया हो। यानी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति तो जो चुने जाते हैं ना मित्रों, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी जो हमने बात की थी राष्ट्रपति के लेसन में, क्या कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमण मत जो सिद्धांत मैंने बताया, ठीक है, उसके माध्यम से हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन राज्यपाल के लिए तो हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी, यानी उसका चुनाव तो हम अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर रहे, यानी उसको तो केवल और केवल राष्ट्रपति चुन देते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है और इस प्रकार वह केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। क्या मित्रों, वही बात मैं जो बता रहा हूँ आपको मित्रों, आप याद रख लेना। राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं ना किसको, राज्यपाल को, तो उसकी जो यानी एक आज्ञा पत्र होता है, ठीक है, उस आज्ञा पत्र पर वो मुहर लगा देते हैं, सील लगा दी और उसको कह दिया कि हाँ हमने इस व्यक्ति को जो है इस राज्य का राज्यपाल बना दिया। यानी राष्ट्रपति बस एक साइन कर देते हैं और उस पर जो है उस बता देते हैं कि हमने इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है और वह व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई, ना ही हमने कोई अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया, ठीक है। और आगे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 1979 में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कह दिया कि जो राज्यपाल का कार्यालय है ना, राज्यपाल का जो ऑफिस है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी केंद्र सरकार के वो अधीन कार्यालय नहीं है, वह एक स्वतंत्र कार्यालय है, संवैधानिक कार्यालय है और सरकार के वो अधीनस्थ नहीं है, ठीक है मित्रों। अब देखो आगे क्या कर रहा है, संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया। क्यों? यानी मित्रों जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में ये क्वेश्चन उठा कि भैया आपने जो है राष्ट्रपति के लिए आपने कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई है, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमण मत सिद्धांत के माध्यम से आप राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हो, ठीक है, और आप राज्यपाल का तो इस जो प्रणाली है, जो इस सिस्टम है, इस सिस्टम का भी आपने उपयोग नहीं किया, तो कोई तो आप ऐसी प्रक्रिया अपनाओ राज्यपाल के चुनाव के लिए, ठीक है। लेकिन मित्रों क्या हुआ कि जो हमारी संविधान सभा थी उसने जो है राष्ट्रपति के माध्यम से उसको चुनने का एक सिस्टम बनाया, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को चुनेंगे, यानी किसी भी प्रकार से हमने कोई उसके लिए विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई। और क्यों नहीं अपनाई, तो वही ये कारण यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। कौन से कारण मित्रों, डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि क्यों हमने राज्यपाल का चुनाव, यानी क्यों हमने राज्यपाल को जो नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी क्यों हमने ये सिद्धांत अपनाया, क्यों हमने ये प्रणाली अपनाई, ठीक है। तो पहला देखो क्या कारण है कि हम राज्यपाल को चुनते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से। क्यों? देखो क्या कह रहा है, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। यानी मित्रों वही बात मैंने जहाँ यानी राष्ट्रपति के लेसन में भी बताई थी, और मित्रों बहुत सी चीज़ें यहाँ सिमिलरिटी के साथ आएगी। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो एक सिद्धांत है ना मित्रों, वो सिद्धांत जो समानता, यानी उन सिद्धांतों में यहाँ पे भी समानता देखने को मिलेगी। कई बार मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए क्या कह रहा है, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल हो सकता है। यानी जब मैंने आपको राष्ट्रपति का लेसन पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो हम राष्ट्रपति का चुनाव कर दें, कैसे डायरेक्ट हम वोटिंग कर दें राष्ट्रपति की, यानी जिस प्रकार से हम जो है चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को और फिर वो जाकर के सरकार बनाते हैं, यानी प्रधानमंत्री का वो चुनाव करते हैं, उस प्रकार से मान लीजिए हमने ये सिस्टम बना दिया होता कि हम जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव करेंगे और फिर जो है जो लोग होंगे, यानी जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने राष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही कर दिया होता तो फिर वह भी जो है एक प्रतिकूल व्यवस्था उभर करके आती कि जो है दोनों का, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का हमने चुनाव किया है तो दोनों में फिर जो है एक टकराव होता। यानी दोनों क्या कहते हैं कि भैया मेरे को भी तो जनता ने वोट दिया है, ठीक है, और फिर आप यानी प्रधानमंत्री को तो आपने शक्तियाँ दे दी और राष्ट्रपति को आप शक्तियाँ नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो टकराव होता, हितों में टकराव होता कि मेरे को भी शक्तियाँ मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे को भी जनता ने चुना है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल का भी हम सीधा निर्वाचन कर देते ना तो संसदीय व्यवस्था की प्रतिकूल हो जाता। कैसे? देखो वही बात जो प्रधानमंत्री की, अब यहाँ पे हम मुख्यमंत्री को ले लेंगे, यानी मुख्यमंत्री का हम चुनाव करते हैं, विधानसभा के सदस्य जाकर के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए राज्यपाल का भी हम ऐसे ही चुनाव करते और राज्यपाल को हम शक्तियाँ नहीं देते, फिर क्या होता?
फिर ही तो हमें टकराव होता, ठीक है, वाद विवाद होते और राज्यपाल को शक्तियाँ नहीं दी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रतिकूल हो जाता हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके खिलाफ। इस कारण से हमने इस व्यवस्था को, यानी इस कारण से हमने इस सिद्धांत को, इस सिस्टम को नहीं अपनाया कि हम जो है डायरेक्ट उसकी राज्यपाल की वोटिंग करेंगे और हमने राष्ट्रपति के माध्यम से उसको चुनते हैं। और देखो, सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। मित्रों वही बात मैंने अभी अभी आपको डिटेल से समझाई है, ठीक है। और आगे देखो क्या कह रहा है, राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। वही मित्रों क्या कह रहा है कि राज्यपाल तो उसका काम क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, यानी जनता, यानी काम कौन करेगा, काम तो जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद कर रही है, ठीक है। तो उसका काम ज़्यादा नहीं है, उसका एक संवैधानिक प्रमुख है, यानी वो संविधान की रक्षा करेगा, ठीक है। तो इस कारण से हमने जो है ज़्यादा चुनावी खर्च को देखते हुए हमने उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। और देखो आगे क्या कर रहा है, राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। क्या करा है कि राज्यपाल को जो चुनाव है वो एक पर्सनल मामला है, यानी एक व्यक्ति ही तो चुना जाता है वहाँ पे, और वो भी संवैधानिक प्रमुख है, उसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, राज्य का वो प्रमुख है, ठीक है। तो इस कारण से हमने जो है, जो भी हमारे वोटर्स हैं उन वोटर्स को हमने इसके चुनाव में शामिल नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आगे देखो क्या करा है, और बातें भी बताई जा रही है कि कह रहा है एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। वही मित्रों, वही तुम्हारी बात बता रहा हूँ कि जब हम चुनाव करते हैं ना मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का, तो वो तो एक पार्टी का होता है। अब वो तो फिर पार्टी से अलग रखे कैसे काम, यानी पार्टी के हित के लिए ही तो काम करता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। अब मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को चुन देते हैं हम किसी पार्टी का और उसको हम राज्यपाल बना देते, तो वो क्या निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए सेवा कर पाता। और एक भी मित्रों आपको मैं बात बता दूं कि जो राज्यपाल होता है, यानी जिस भी व्यक्ति को हम राज्यपाल बनाते हैं, ठीक है, तो वह उस राज्य से संबंधित नहीं होता जिस राज्य में हम उसको राज्यपाल बना रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए, आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का जो है राज्यपाल बनाना है, ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश का ही व्यक्ति नहीं लेंगे, हमें भारत के किसी भी राज्य का जो है व्यक्ति को लेंगे और उसको हम जो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाएंगे। यानी जो व्यक्ति होगा ना राज्यपाल, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर वो वहाँ की जो राजनीति है उससे राजनीति से वो प्रभावित होता है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर पाता। इस कारण से ही हमने जो मित्रों जो राज्यपाल है उसको जो है हमने किसी दल से नहीं जुड़ा पाया, और उसी कारण से हमने जो है एक राज्यपाल को राष्ट्रपति के माध्यम से हम जो उसका चुनाव करते हैं और वो निस्वार्थ भाव से फिर सेवा भी करता है। राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी, जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। बिल्कुल सही बात है मित्रों, वही तो मैंने आपको शुरू में समझाया कि अगर मान लीजिए हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का चुनाव कर दें तो फिर अलगाववाद की स्थिति पैदा होगी ना, दोनों अपनी शक्तियों के लिए लड़ेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। क्या करा है मित्रों, राष्ट्रपति जब नियुक्त कर देता है ना राज्यपाल को, तो उससे क्या होता है कि जो राज्यपाल है वो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर काम करता है और राज्य में जो है नियंत्रण करने का काम करता है। और देखो आगे क्या कह रहा है कि राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। यानी मित्रों राज्यपाल का फिर से हम जो है चुनाव करेंगे तो फिर आम चुनाव जब भी होंगे राज्य में तो उसके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। वही मित्रों जो मुख्यमंत्री क्या चाहेगा कि मेरा ही व्यक्ति जो है राज्यपाल का चुनाव लड़े और वो जीत जाए और मेरे लिए ही काम करे, यानी हम दोनों मिलकर के फिर वहाँ उस राज्य में भ्रष्टाचार करें। तो इस कारण से मित्रों ये सभी कारण हैं, इस कारण से हमने जो राज्यपाल का डायरेक्ट हम चुनाव नहीं करते और राष्ट्रपति के माध्यम से एक आज्ञा पत्र लगे मोहर के माध्यम से राष्ट्रपति उसको चुनते हैं, ठीक है, उसको नियुक्त करते हैं। अब देखो इसलिए अमेरिकी मॉडल जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है को छोड़ दिया और कनाडा जहां राज्य का राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया। और मित्रों हमने फिर जो है कनाडा के मॉडल को लिया और कनाडा में जैसे राज्यों के राज्यपाल को जो है केंद्र नियुक्त करते हैं उसी प्रकार से हम भी भारत में राज्यपाल को राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त करते हैं। और मित्रों अमेरिका में जो है राज्य का राज्यपाल जो होता है वो सीधे चुना जाता है, ठीक है। तो इस कारण से हमने जो इस पद्धति को अपनाया कि हम जो है कनाडा के मॉडल को ग्रहण करेंगे और जो राज्य का राज्यपाल है उसको हम राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये सभी कारण मैंने आपको समझाने में सफल रहा, ठीक है। और मित्रों देखो आगे क्या कह रहा है, संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के 2 अर्हताएं निर्धारित किया। मित्रों जो संविधान ने राज्यपाल के लिए यानी कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बनेगा और कितनी उनकी जो योग्यताएं होनी चाहिए, तो क्या देखो संविधान क्या बता रहा है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। वही मित्रों
जो बात मैंने राष्ट्रपति के समय भी आपको बताई कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम बात करते हैं कौन कौन सी, भारत का नागरिक होना चाहिए, वही बात यहाँ पे आ रही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, वही मित्रों राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आयु होती है। और देखो आगे क्या कहता है, इन वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं भी जुड़ गई। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, यानी वह उस राज्य से संबंधित न हो जहां उसे नियुक्त किया गया है। मित्रों वही बात मैंने जो अभी आपको समझाई थी कि अगर हमें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाना है तो हम उत्तर प्रदेश से व्यक्ति को नहीं लेंगे, हम भारत के किसी भी अन्य राज्य से ले सकते हैं, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहेगा। ठीक है। और दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यद्यपि दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन किया गया है। यानी मित्रों संविधान ने 2 बातें तो बताई ही है, लेकिन मित्रों इन 2 बातों के अलावा हम जो है हाल ही के समय में हमने 2 बातें भी और ऐड की है कि हम तो एक तो उस व्यक्ति को जो उस राज्य से संबंधित है उसको हम राज्यपाल नहीं बनाएंगे, और दूसरा जिस भी व्यक्ति को हम राज्यपाल बनाएंगे ना जिस भी राज्य के लिए, तो राष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस राज्य के जो मुख्यमंत्री उससे परामर्श करेगा, ताकि संवैधानिक व्यवस्था वहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन मित्रों इन दोनों का जो है कभी कभी उल्लंघन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं राज्यपाल के पद की शर्तें क्या क्या होती है, यानी राज्यपाल के लिए पद की शर्तें यानी कंडीशन क्या क्या हो रही है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए, नहीं विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उस स्थिति से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया। वही मित्रों कि अगर हम राज्यपाल किसी व्यक्ति को बनाएंगे तो न तो वह संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही वह विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अगर मान लो वह सदस्य भी है ना, तो राज्यपाल बनने से पहले उसको जो है अपनी सदस्यता, चाहे संसद का सदस्य है या विधानमंडल का, उसको जो है अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, यानी अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक कंडीशन यहाँ पे हमने जो है चर्चा की। दूसरी, देखो उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट है तो उसके यानी लाभ के पद पर भी उसको जो है कार्यरत नहीं होना चाहिए। और मित्रों बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा, यानी बिना किसी किराए के हम उसको जो है राजभवन उपलब्ध कराएंगे। और मित्रों लाभ के पद का जो यानी लाभ का पद क्या होता है, ठीक है, तो इसकी मैं चर्चा कर दूं। और मित्रों डिटेल से मैंने जो है एक लेक्चर डाल दिया है यूट्यूब पर मेरे चैनल पर लाभ के पद के बारे में। ठीक है, और आपकी मित्रों कहीं भी किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है ना लाभ के पद की, आप एक बार मेरे विश्वास मानिए, आप एक बार उसको जाकर के दे देखिए। इतना आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है कि आप जो है फिर उसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो आगे देखो क्या करा, बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा, नहीं जो राज्यपाल है उसको हम जो है राजभवन उपलब्ध कराएंगे, उसका हम किराया उससे नहीं लेंगे। वह संसद के द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और राज्यों के लिए राज्य और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। यानी संसद जो है उसको कौन कौन से विशेषाधिकार देगी, कौन कौन से भत्ते देगी, तो वही निर्धारित करेगी। और यदि वह व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। यानी मित्रों जो मैंने बात की थी ना किसकी, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की। ठीक है मित्रों, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया, ठीक है, तो जो उनको हम वेतन देंगे ना, जो उनको हम भत्ते देंगे, तो दोनों राज्य उसको जो वेतन और भत्ते देंगे ना, तो राष्ट्रपति उसको निर्धारित करेंगे और फिर दोनों राज्य मिलकर के उसको जो है ये सभी वेतन और भत्ते देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो आगे क्या कहता है, कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियां व भत्तों को कम नहीं किया जाएगा। यानी मित्रों वो अपने कार्यकाल में होगा ना, यानी जिस समय वो राज्यपाल है तो उस समय उसकी जितने भी भत्ते हैं, ठीक है, जितने भी उसके विशेष अधिकार हैं उसको हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, और मित्रों यहाँ वेतन की बात की जा रही है, और मित्रों अब तो उसका वेतन बढ़ा भी दिया गया होगा। ठीक है, तो देखो आगे क्या कहता है, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है। उसे अपने शासकीय कर्तव्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्रवाई, ठीक है, की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। मित्रों वही बात जो हमने राष्ट्रपति में भी बताई थी आपकी, यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी मैं आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है उसको हम जो है किसी भी प्रकार से उसको जो कारावास में नहीं डाल सकते। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राज्यपाल है उसको उसके कार्यकाल के दौरान हम जो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है, और कारावास में हम उसको नहीं डाल सकते। लेकिन अगर मान लो हमें जो है कोई यानी हमें किसी भी प्रकार का उसके खिलाफ मामला दर्ज कराना है तो मित्रों कम से कम हमें 2 महीने का उसको नोटिस देना होगा। ठीक है, और 2 महीने के नोटिस देने के बाद ही हम जो है किसी प्रकार के जो है नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई उसके खिलाफ जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आगे क्या कर रहा है, कार्यभार ग्रहण करने से पहले यानी जो राज्यपाल होगा वो क्या शपथ लेगा। देखो क्या कर रहा है कि राज्यपाल शपथ लेगा कि मैं निष्ठापूर्वक दायित्व का निर्वहन करूंगा। यानी
जो राज्यपाल होगा वो अपने निष्ठापूर्वक दायित्व का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा। मित्रों, राज्यपाल जो होगा वो संविधान की विधि यानी संविधान और कानून की रक्षा करेगा, ठीक है, और स्वयं को राज्य की जनता के हित में सेवा में समर्पित करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो शपथ लेता है अपनी शपथ में बोलता है, ठीक है। अब देखो, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। और मित्रों देखो क्या कह रहा है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी जो वरिष्ठतम जज है हाईकोर्ट का, तो वो उसको शपथ दिलवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमने चर्चा की राज्यपाल के बारे में, ठीक है। अब देखो राज्यपाल की पदावधि की और अन्य कुछ बातें हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मित्रों ध्यान से आप सुनते रहिए। देखो क्या कह रहा है कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी मित्रों राज्यपाल कितने साल तक काम करता है, 5 साल तक, ठीक है। और राष्ट्रपति भी 5 वर्ष तक काम करता है। लेकिन मित्रों मैंने कई बार भी आपको बताया है, राष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्रसाद पर्यंत का मतलब यानी जो राष्ट्रपति है वो जब चाहेगा उसको राज्यपाल को हटा देगा, ठीक है। तो इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके इस्तीफा भी दे सकता है। यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब आप इतना समझ लो कि मैंने आपको जब राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ाया ना, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के माध्यम से जो है उनको नियुक्त करते हैं, किसको, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जो मंत्री होते हैं संघ की सरकार के यानी केंद्र सरकार में जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी जब चाहेगा राष्ट्रपति उसको हटा देगा। लेकिन मित्रों वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब तक उसको सदन में बहुमत है ना उस सत्ता पार्टी को, तब तक जो है वो किसी भी मंत्री को उससे हम हटा नहीं सकते, राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकता। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है और वो उसको जो है इस्तीफा भी दे सकता है। लेकिन मित्रों क्या कह रहा है कि जो राज्यपाल है ना, और देखो आगे क्या कहता है कि राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा है और नई कार्यालय की निश्चिंतता, उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। यानी मित्रों अगर केंद्र की सरकार, यानी आप एक बात ऐसा समझिए कि केंद्र सरकार उसको नियुक्त करती है, यानी मित्रों बताती तो केंद्र सरकार ही है ना कि आप इस व्यक्ति को जो है राज्यपाल नियुक्त कर दीजिए, राष्ट्रपति जी, ठीक है। केंद्र सरकार बोलती है राष्ट्रपति को कि आप इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दीजिए, तो फिर हटाने की बारी आएगी तो मित्रों केंद्र सरकार ही तो बोलेगी ना राष्ट्रपति को आप इस व्यक्ति को जो है इस राज्य से हटा दीजिए या दूसरे राज्य में भेज दीजिए, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो बुलाएगा ना राज्यपाल को, तो राष्ट्रपति जो जब चाहे उसको बुला सकता है और ये काम जो करता है वो जो केंद्र की सरकार है उसके कहने पर करता है। अब देखो आगे क्या कहता है, राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को भी उसी राज्य में या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। यानी मित्रों वो बात मैंने आपको बताई थी कि 7वें संविधान संशोधन 1956 की एक जो राज्यपाल है हम उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए एक राज्यपाल है, यानी मान लीजिए कि महाराष्ट्र का कोई राज्यपाल है, ठीक है। अब मान लीजिए उसने 2 साल तक महाराष्ट्र में राज्यपाल के पद पर काम किया। अब मान लीजिए केंद्र सरकार ये चाहे कि हाँ अब हम इसका 3 साल का काम बचा है, अब हम जो है इसको 3 साल के लिए जो है राजस्थान में भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल भेज सकती है, ठीक है, उसको अधिकार है। और मान लीजिए एक जो राज्यपाल है महाराष्ट्र का उसने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, तो केंद्र सरकार चाहे तो उसको जो दोबारा से उसी राज्य में यानी महाराष्ट्र में ही दोबारा से उसको नियुक्त भी कर सकती है, यानी वो राष्ट्रपति को कह सकती है कि आप इसको दोबारा से नियुक्त कर दीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले। इसके पीछे यह तर्क है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि कोई स्थिति पैदा न हो जाए। यानी मित्रों जब मैंने आपको संसद के टॉपिक में भी बताया था क्या कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जब मान लीजिए यानी जो लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा नहीं देता, क्योंकि फिर वहाँ पर रिक्तता की स्थिति आ जाती है, क्योंकि मान लीजिए वो इस्तीफा दे दे तो फिर उस समय तो कोई लोकसभा अध्यक्ष है ही नहीं। तो इस कारण से जो मित्रों नई लोकसभा जब गठित होती है और जब हम नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं तब जाकर के मित्रों वो पुराना लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा देता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राज्यपाल है ना मित्रों 5 साल का काम पूरा कर लेगा ना तब भी वो जो अपना पद पर बना रहेगा, यानी वो इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि फिर तो राज्यपाल की स्थिति यानी जो राज्यपाल की जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। तो इस कारण से जो वो इस्तीफा नहीं देता, जब तक कि नया राज्यपाल जो है अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो उस पद पर बना रहता है।
और देखो आगे क्या करा है। राष्ट्रपति को जब यह लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है, यथा वर्तमान राज्यपाल का निधन। ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंप सकता है। यानी मित्रों वही बात है क्या जो राष्ट्रपति में हम चर्चा करते हैं। और मित्रों मैंने पहले भी आपको बताया बहुत सी समानताएं राष्ट्रपति और राज्यपाल में हम देखने को मिलेंगी। यानी जो एक बेसिक जो उस कॉन्सेप्ट है ना उसमें हम समानताएं देखेंगे। तो जैसे हम चर्चा करते थे कहा कि राष्ट्रपति की मान लीजिए मृत्यु हो जाए तो हम जो उसको जो यानी जो हमारे राष्ट्रपति का जो पद है तो कुछ समय के लिए हम जो उसका पद उपराष्ट्रपति को दे देते थे, या फिर उपराष्ट्रपति नहीं है तो हम जो CGI को दे देते थे। वही बात यहाँ पे कह रही कि मान लीजिए राज्यपाल का निधन हो जाए तो उस परिस्थिति में हम जो राष्ट्रपति है ना वो क्या करेगा कि जो जिस राज्य का राज्यपाल का निधन हुआ है तो उस राज्य के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसको वो अस्थायी तौर पर राज्यपाल का काम देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों हमारे संविधान ने जो है यानी राज्य के अंदर एक खाली स्थान न बन जाए, रिक्तता की स्थिति न आ जाए, तो कोई ना कोई वहाँ पे प्रावधान हमने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने जो है चर्चा की राज्यपाल के बारे में। ठीक है, आज हम लेक्चर यहीं स्टॉप रखते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। ठीक है, शक्तियाँ क्या है, काम क्या क्या करता है वो, और कार्यकारी हो या विधायी शक्तियाँ। ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ भी, वित्तीय शक्तियाँ, जैसे हमने राष्ट्रपति में बात की थी तो उसी प्रकार से हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं अगले लेसन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।